हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में जो हमारा चैप्टर चल रहा था एसिड बेस एंड सॉल्ट यानी अम्ल क्षारक और लवण, उस चैप्टर को मैंने आपको पूरी तरीके से एंड करवा दिया था। उस चैप्टर से संबंधित जितने भी बातें थी मैंने आपको बता दिया था, है ना। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि इस चैप्टर की मैं इसके बाद एनसीईआरटी एक्सरसाइज लेकर के आऊंगा, जहां पर मैं आपको जो आपकी एनसीईआरटी बुक है, जो किताब है, उसके अंदर जो क्वेश्चन हमारे इंक्लूड किए गए हैं, शामिल किए गए हैं, उनका क्वेश्चंस का जवाब मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए यहां पर देखते हैं आज हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज को कि आपका ये जो चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट, इस चैप्टर में कौन कौन से प्रश्न दिए गए हैं और उनका आंसर क्या होगा और कैसे लिखा जाएगा, है ना। इसकी पूरी विधिवत और सटीक सरल व्याख्या मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए यहां पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से। आसान क्वेश्चन है, वैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न है तो ये थोड़ा सा आसान है करने में। आप इसको देख करके बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो पहला हमारा जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो क्या कहता है कि कोई लिटमस, आपका जो कोई विलयन है वो क्या करता है कि लाल लिटमस को नीला कर देता है ना। इसका पीएच मान क्या होगा, यानी इसका संभावित पीएच मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर एग्जैक्ट जो पीएच मान है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन है, वो नहीं दिया गया है ना। संभावित मान पूछा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जानना चाह रहा है कि आपको अम्ल और क्षार, है ना, लिटमस पेपर को कैसे परिवर्तित करते हैं इसकी जानकारी है या नहीं है। तो मैंने आपको पहले भी एक ट्रिक बता रखा है। कौन सी ट्रिक बताया था? तो मैंने आपको जब चैप्टर शुरू किया था, जब एसिड के विषय में आपसे बात की थी, तो वहां पर एक वर्ड मैंने आपको बताया था अनिल, है ना, कि आप उसका नाम याद रखेंगे तो आपको ये पता रहता है कि अम्ल क्या करता है, नीले को लाल कर देता है। लेकिन यहां पर आपसे पूछा गया कि एक विलयन है जो क्या करता है कि लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो लाल लिटमस को नीला कौन करेगा? देखिए नीले को लाल करता है एसिड यानी अम्ल, और अगर कोई पदार्थ अम्ल है तो उसका जो पीएच मान है वो हमेशा 7 से कम होगा, है कि नहीं। तो जाहिर सी बात है कि इस क्वेश्चन में एसिड तो नहीं हो सकता है, ये जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है ना। एसिड के लिए जो मान होता है, पीएच वैल्यू जो होती है वो 7 से कम होती है। और आपको यहां देखिए ऑप्शन में, 2-3 ऑप्शन में आपको दिया गया पीएच मान 7 से कम, है कि नहीं। तो जाहिर सी बात है कि यहां पर एसिड तो कतई नहीं हो सकता है। तो होगा क्या कि पीएच मान, अब जब क्षार होता है तो क्षार का पीएच मान 7 से ज्यादा होता है। एक ही ऑप्शन नंबर 4 आपको नजर आ रहा है जो कि 10 है। तो आंख बंद करके क्या करेगा, क्षार जो है आपका, वो जो है आपका लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा। तो यहां पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 जो आपका 10 लिखा हुआ है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आसान क्वेश्चन था। पीएच मान 7 से ज्यादा है तो वो क्षार के लिए दिया गया है, पीएच मान 7 से कम है तो वो अम्ल के लिए दिया गया है ना। ये पहला प्रश्न आपका हो जाता है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा सेकंड है उसको मैं आपको बता देता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका, देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है। इसमें आपसे पूछा क्या गया है, यहां पर कह रहा कि कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है ना। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि कोई विलयन है जो अंडे के पिसे हुए छिलके से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है। उसके बाद वो गैस क्या करती है, वो गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है, यानी सफेद कर देती है। तो चूने का पानी होता है उसका कलर कैसा कर देती है, व्हाइट कर देती है, सफेद कर देती है। चूने का पानी दूधिया होने का मतलब सफेद हो जाना, है ना। तो कौन सी गैस है यहां पर, है ना, जिसकी वजह से ये चूने का पानी दूधिया हो जाता है, उस गैस का भी नाम बताऊंगा। और यहां पर क्या है कि जो आपको ऑप्शन में दिया गया है, 4 ऑप्शन भी आपको दिए गए हैं, है ना। यहां पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो आपका है वो है NaCl, नंबर सेकंड जो आपका है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl है, नंबर थर्ड जो आपका है वो LiCl है, लिथियम क्लोराइड, और नंबर 4 जो है आपका वो KCl है, पोटेशियम क्लोराइड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर तो बिल्कुल आसान है, मैंने आपको पढ़ा ही रखा है चैप्टर में। वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि अम्लों की क्रिया, यानी जब किसी भी अम्ल की क्रिया धातु कार्बोनेट के साथ होती है तो वहां पर क्या होता है, तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। और वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस चूने के पानी को क्या करेगी, दूधिया कर देगी, सफेद कर देगी, है कि नहीं। तो इसका क्या होगा, इसका जो राइट जवाब होगा वो होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl होगा, है ना। तो इसके बाद क्या होगा कि मैं आपको इसकी
रिएक्शन भी बता देता हूं कि रिएक्शन कैसे होगी, है ना। वैसे मैंने आपको चैप्टर में बता रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपसे डिस्कशन कर लेता हूं यहाँ पर इसके रिएक्शन का। तो देखिए आपको दिया क्या गया है, जो अंडे का पिसा हुआ कवच, अंडे का जो कवच होता है, अंडे का जो ऊपरी आवरण होता है, जब आप छील करके उस आवरण को निकालते हैं ऊपर का, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है, CaCO3, है ना। वो क्या है, अंडे का जो कवच होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है ना। और उसी कवच से रिएक्शन कह रहा है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। ये है आपका कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3, है ना। ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको कहते हैं चूना पत्थर। ठीक, चलिए तो ये कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। उसके बाद अब आपके ऑप्शन में सही क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। चलिए तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो यहां से जब इसके साथ रिएक्शन हो जाएगी तो होगा क्या, एक तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, पहले निकाल दीजिए आंख बंद करके, CO2। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगी, दूसरा क्या होगा, दूसरा बनेगा वाटर मॉलिक्यूल H2O। ठीक, तो सेकंड हो गया आपका वाटर मॉलिक्यूल यानी H2O। और क्या होगा, तो एक तो आप सामने देख रहे हैं कि कैल्शियम है और क्लोरीन है, तो प्लस माइनस ऐड हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहां पर क्या होगा कि CaCl2, ये बन जाएगा कैल्शियम क्लोराइड, है ना। ये क्या है, सॉल्ट है, एक लवण है। कैल्शियम क्लोराइड क्या है, एक सॉल्ट बनेगा, और ये आपका वाटर बनेगा, और यहां पर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। इसी गैस की वजह से चूने का पानी क्या होगा, दूधिया हो जाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसके अंदर से निकलती है कि नहीं। तो राइट जवाब आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस ऑप्शन में। और आपसे गैस का नाम पूछ लेता तो गैस का नाम क्या होता, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता। तो हो सकता है कि एग्जाम में पेपर में आपसे गैस का नाम पूछ लिया जाए। मतलब ये ऑप्शन इसमें दे दिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड कि किसके साथ रिएक्शन होगी, है कि नहीं। अब पूछ लो कि इसमें कौन सी गैस रिलीज होगी, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें रिलीज होगी। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आया हुआ है, इसको देख लेते। देखिए इसमें ये भी क्वेश्चन आपका अच्छा है। क्या कहता है कि NaOH 10 ml विलयन यानी Na सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा का 10 ml विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। एक अम्ल है, एक क्षार है, अम्ल क्षार मिलकर के कौन सी अभिक्रिया करते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया, है कि नहीं। दोनों के बीच कौन सी अभिक्रिया होती, उदासीनीकरण। उसके बाद आगे क्या लिखा है कि यदि हम NaOH के उसी विलयन का 20 मिलीलीटर ले लें तो इसे उदासीन करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। यानी यहां पर देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि जो NaOH है वो 10 ml है ना। यानी 10 ml NaOH के लिए देखिए ये क्या है, क्वांटिटी देखिएगा। NaOH कितना है, NaOH है 10 मिलीलीटर, है ना। चलिए लिख लेते हैं यहां पर, NaOH कितना है, 10 ml है, 10 मिलीलीटर है। इसको उदासीन करने के लिए कितने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की आवश्यकता पड़ी है, आप क्वेश्चन में भी देख सकते हैं। HCl की कितने HCl की आवश्यकता पड़ी हुई है, तो 8 HCl। यानी यहां पर लिखा हुआ है कि 10 ml NaOH को उदासीन करने के लिए 8 ml HCl की आवश्यकता होती है। देखिए प्लस HCl, कितना HCl लगा हुआ है, तो 8 मिलीलीटर। अब मैं इसके सहारे आपको रिएक्शन भी बता देता हूं, है कि नहीं। मैं आपको रिएक्शन भी, अरे रिएक्शन तो आसान है, अम्ल की क्रिया क्षार से होगी तो लवण बनेगा, जल बनेगा, है कि नहीं। ये क्षार है, ये अम्ल है, अम्ल क्षार की क्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, इसमें सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, है कि नहीं। तो यहां पर देखिए NaCl के साथ बना लेगा NaCl, है कि नहीं। ये तो रिएक्शन में आपको बता देता हूं। और प्लस क्या बनेगा, तो आंख बंद करके याद है कि वाटर बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है, तो H2O ये बन जाएगा। अब यहां पर देख लीजिए 10 ml को उदासीन करने के लिए कितना ml HCl लगा है, 8 ml। तो आगे प्रश्न को पढ़िए, कहता है कि अगर NaOH की जो क्वांटिटी है वो कितनी कर दी जाए, 20 ml कर दी जाए। तो जरा देखिए 10 के लिए कितना ml है, 8 ml है। यानी 10 को उदासीन करने के लिए 8 ml, 10 से कितनी क्वांटिटी कर दी गई, 20 ml। यानी क्वांटिटी दोगुना कर दी गई है, किसकी, NaOH की, है ना। NaOH की क्वांटिटी कितनी कर दी गई, दोगुना, यानी 20 ml। तो यहां पर जो HCl है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसकी भी मात्रा दोगुना कर दीजिए। जब उसने इसकी मात्रा दोगुना कर दिया है
तो आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की भी मात्रा दोगुना कर दीजिए। तो 8 ml का दोगुना कितना हो जाएगा, 16 ml, है ना। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 16 ml। और यही आपसे पूछा हुआ था कि कितने ml की आवश्यकता होगी। तो जब उसने क्षार की जो क्वांटिटी है उसको डबल कर दिया, तो उदासीन करने वाले अम्ल की क्वांटिटी भी डबल हो जाएगी, है कि नहीं। तो यहां पर 10 ml को 20 ml बना दिया गया, तो यहां पर 8 ml कितना हो जाएगा, 16 ml हो जाएगा। यानी ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें 16 ml हो जाएगा, 16 मिलीलीटर हो जाएगा, है ना। जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें दिया गया है वो सही हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 3। देखिए चौथा देखिएगा क्या कहता है कि यहां पर लिखा कि अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग होता है। अपच, है ना। अपच का मतलब क्या होता है, अपच का मतलब जो खाना डाइजेस्ट नहीं होता सही से, ठीक ढंग से पचता नहीं है ना, या एसिडिटी कह सकते हैं उसको, है कि नहीं। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए आप इसमें देखिए 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं कि एंटीबायोटिक, क्या प्रतिजैविक लेते हैं, नहीं। एंटीबायोटिक का तो उपयोग दूसरी जगह होता है, जैसे हमारा इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है वहां पर लिया जाता है। सेकंड नंबर क्या कहता है कि पीड़ानाशी, है ना, पीड़ाहारी। तो पीड़ाहारी भी नहीं होगा, कोई जीवाणु विषाणु के काटने से बीमारी होती है तो उसके लिए पीड़ाहारी यूज किया जाता है। नंबर थर्ड क्या है, एंटा एसिड, ये बिल्कुल सही है, यानी प्रति अम्ल का उपयोग करते हैं, है कि नहीं। भी अपच में क्या होता है, एसिडिटी, डकार, खट्टी, यही सब तो होता है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता। इसको पचाने के लिए क्या किया जाता है, इसको खत्म करने के लिए क्या किया जाएगा, एंटा एसिड लिया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर जो थर्ड है आपका वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि एंटा एसिड या प्रति अम्ल इसका राइट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो ये हो जाएगा आपका तीसरा सही हो जाएगा। एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक नहीं लेते, प्रतिरोधी, ये सब तो जीवाणु विषाणु के रोगों में यूज की जाती है एंटीसेप्टिक, है कि नहीं। तो ये सब वहां लिया जाता है, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही हो जाएगा। देखिए 4 नंबर क्या कहता है कि निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए तथा उसके बाद संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। अब मैंने जब आपको ये चैप्टर पढ़ाया था रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उसको देखिएगा एक बार। वहां पर सबसे पहले मैंने आपसे डिस्कशन किया था रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त करने के तरीके। तो मैंने आपको 2 तरीके बताए थे, एक शब्द समीकरण बताई थी, एक रासायनिक समीकरण बताई थी, है कि नहीं। तो यहां पर आपसे कहा है उसने कि शब्द समीकरण को व्यक्त करना है और उसके बाद इसको संतुलित भी करना है। तो आपको देखिए आइडिया लग जाएगा कि संतुलित करने के लिए कभी भी आप शब्द समीकरण में संतुलित नहीं कर सकते, क्योंकि शब्द समीकरण में जो आपके तत्व या धातुएं या यौगिक होते हैं उनको हिंदी शब्दों के माध्यम से लिखा जाता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है तो हिंदी में लिखते कार्बन डाइऑक्साइड, उसका फार्मूला नहीं यूज करते हैं, क्योंकि शब्द समीकरण में होता ही यही है। जब आप हिंदी शब्दों के माध्यम से व्यक्त करते हैं समीकरण के रूप में तो उसे हम शब्द समीकरण कहते हैं, है कि नहीं। तो वहां पर क्या होगा कि उसमें हिंदी शब्दों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। तो चलिए मैं आपको यहां पर बारी बारी करके सभी को सॉल्व करवा देता हूं। नंबर फर्स्ट जो आपका कह रहा है उस फर्स्ट नंबर को देखिएगा, ये हमारा क्या कहा गया यहां पर। देखिए फर्स्ट नंबर में आपसे कह रहा कि तन सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। देखिए धातु की क्रिया किसी अम्ल के साथ होती तो क्या होता, वहां हाइड्रोजन गैस निकलती है बाहर, है कि नहीं। समीकरण तो बिल्कुल आसान है, लेकिन इसको शब्द समीकरण के माध्यम से लिखना है और इसको समीकरण को संतुलित भी करना है। संतुलित करने के लिए मुझे इसका रासायनिक समीकरण लिखना पड़ेगा, वरना शब्द समीकरण अगर कहा होता तो उसी से काम चल जाता, क्योंकि शब्द समीकरण में हम इसको बैलेंस नहीं कर सकते। तो क्या कहा है, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो चलिए लिख लेते हैं यहां पर क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, यानी सल्फ्यूरिक एसिड है ना। H2SO4 है, सल्फ्यूरिक अम्ल है कि नहीं। और दूसरा आपका क्या है, दानेदार जिंक कह रहा है, तो जिंक के साथ रिएक्शन करवा दीजिए यहां पर, तो ये हो जाएगा जिंक, है ना। जब आप हिंदी शब्दों के माध्यम से लिखते हैं समीकरण को तो उसे हम कहते हैं शब्द समीकरण, है ना, हिंदी शब्दों के माध्यम से। यानी जब किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और उत्पादों को हिंदी शब्दों के माध्यम से समीकरण के रूप में व्यक्त किया जाता है तो उसे हम शब्द समीकरण कहते हैं, वर्ड इक्वेशन कहते हैं। ठीक, तो यहां देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल है और ये जिंक है, तो यहां पर क्या बन जाएगा, एक तो बन जाएगा आपका जिंक सल्फेट बन जाएगा ZnSO4, है ना। तो यहां पर बन जाएगा जिंक, ये बन जाएगा जिंक सल्फेट, यानी जिंक सल्फेट हो जाएगा और निकलेगा क्या, हाइड्रोजन गैस। तो यहां पर लिख लीजिए हाइड्रोजन
गैस, है ना। यानी ये बन जाएगी आपकी हाइड्रोजन गैस, जिंक सल्फेट हो गया और हाइड्रोजन गैस हो गया। अब ये तो हो गई शब्द समीकरण। अब इसको संतुलित करना है ना, तो संतुलित करने के लिए आपको रासायनिक समीकरण लिखना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं लिखेंगे तो आप काम नहीं चलेगा, है कि नहीं। तो चलिए, सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, H2SO4। तो यहां पर लिख देते हैं H2SO4। जिंक, जिंक का सिंबल क्या होता है, Zn। तो ये हो गया जिंक। अब देखिए क्या बना, जिंक सल्फेट बना है। तो यहां देखिए ये जिंक सल्फेट है कि नहीं। उसके बाद क्या है, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस कैसे, H2 के रूप में निकलती है। तो यहां पर क्या है, H2 लिख दिया। ये हो गई समीकरण, है ना। ये क्या है, तो ये है आपकी शब्द समीकरण। और ये क्या है, तो ये है आपकी रासायनिक समीकरण, है कि नहीं। तो इस प्रकार से ये पहला आपका हो जाएगा। बैलेंस तो है ही, आप मैच भी कर सकते हैं। H2 यहाँ, H2 यहाँ, SO4 यहाँ, SO4 यहाँ, जिंक एक यहाँ, जिंक एक यहाँ। ये समीकरण पूरी तरीके से बैलेंस है, इसमें कुछ भी संतुलित करने की जरूरत नहीं है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते जो हमारा लिखा हुआ है। इसमें देखिए, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। सभी में क्या है, धातुओं की क्रिया अम्ल के साथ है। तो सब में वही सल्फेट लवण बनेगा, साल्ट। तो चलिए लिख लेते हैं इसको, और हाइड्रोजन गैस सब में निकलेगी। तो सेकंड नंबर में देखिए आपसे क्या कहता है, कह रहा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, है ना। चलिए HCl ले लेते हैं। और इसके साथ क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कह रहा है मैग्नीशियम धातु है ना। चलिए हिंदी में पहले लिखते हैं शब्द समीकरण, है ना। तो ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना। यहां पर मैंने शब्द समीकरण को लिखना प्रारंभ किया। सबसे पहले क्या दिया गया है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये लिख लिया हिंदी में। और क्या कह रहा है, मैग्नीशियम। चलिए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और क्या है आपका, मैग्नीशियम है। तो यहां पर क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, मुझे तो पता है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, एक आपका मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा। ये क्या बनेगा आपका, तो मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा। दूसरा क्या बनेगा, तो दूसरा वही आसान, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। प्लस क्या कर देंगे, तो प्लस कर देंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ये क्या है, गैस है, यानी हाइड्रोजन गैस। ठीक, तो ये हो गई शब्द समीकरण। अब इसका रासायनिक समीकरण, क्योंकि संतुलित करना है ना, तो संतुलित करने के लिए रासायनिक समीकरण को लिखना ही पड़ेगा। वो नहीं लिखेंगे तो बैलेंस नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं। तो चलिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, HCl। मैग्नीशियम आपका क्या होता है, Mg, है ना। अब देखिए छोटी सी बात जो सवाल में आपसे देखिए कहा गया है यहां पर कि मैग्नीशियम पट्टी, मैग्नीशियम पट्टी, मैग्नीशियम रिबन, तो ये डराने के लिए लिख दिया जाता है मैग्नीशियम पट्टी। सवाल फार्मूले ना याद हो, मैग्नीशियम पट्टी क्या है ना। पट्टी का मतलब यह है कि मैग्नीशियम से बनी हुई है तो मैग्नीशियम धातु ही है कि नहीं, इसलिए घबराइएगा नहीं, है ना। मैग्नीशियम पट्टी लिखी हो या मैग्नीशियम रिबन भी लिखा हुआ हो सकता है, इसका मतलब क्या है, मैग्नीशियम से। तो यहां पर मैग्नीशियम हो गया। उसके बाद क्या बनेगा, MgCl2, एक आपका ये बन जाएगा, और दूसरा क्या होगा, हाइड्रोजन गैस। अब इसको जरा चेक कर लेते हैं ये बैलेंस है कि नहीं है। तो यहां पर देखिए मैग्नीशियम कितना है, 1 है, मैग्नीशियम कितना है, 1 है, क्लोरीन यहां कितना है, 2 है, और यहां पर क्लोरीन कितना है, 1 है, ये कम है ना। तो यहां पर अगर क्लोरीन 2 है तो यहां पर हमें 2 करना पड़ेगा, और 2 कहां लगाना पड़ेगा, इसके आगे लगाना पड़ेगा यहां पर। जैसे यहां 2 लगाया तो 2 क्लोरीन हो गया, और हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो हाइड्रोजन भी आपकी 2 हो गई, है कि नहीं। आप इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको अगली दोनों समीकरण बताता हूं। चलिए देखिए, थर्ड नंबर जो तीसरा आपका दिया गया है वो क्या है, तो थर्ड नंबर जो आपको दिया गया कहता है कि तन सल्फ्यूरिक अम्ल एल्युमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है। देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल एल्युमिनियम के साथ क्रिया कर रहा, फिर धातु की क्रिया अम्ल के साथ है। एल्युमिनियम क्या है, धातु ही तो है, और इसकी क्रिया किसके, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ है, H2SO4 के साथ। तो करवा दीजिए रिएक्शन नंबर थर्ड। देखिए तीसरा क्या कहता है, तीसरा कहता है तन सल्फ्यूरिक अम्ल, तो सल्फ्यूरिक अम्ल ले लीजिए, सल, है ना, फ्यूरिक, यानी ये है आपका
सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक अम्ल। देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। और क्या आपसे कह रहा, एल्युमिनियम है ना, एल्युमिनियम धातु के साथ यहाँ पर रिएक्शन कह रहा ना कि एल्युमिनियम चूर्ण के साथ, ये चूर्ण वूर्ण डराने के लिए लिख दिया जाता है, इसका मतलब क्या है एल्युमिनियम। भाई चूर्ण का तो कोई फार्मूला होता नहीं है, एल्युमिनियम ही तो होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, हिंदी में लिखना है एल्यूमिनियम, यानी यहाँ पर क्या हो गया, एल्यूमिनियम हो गया है ना। तो सल्फ्यूरिक अम्ल है और प्लस क्या है आपका, एल्यूमिनियम है। तो यहां पर क्या होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल एल्युमिनियम मिलकर के, मुझे तो पता है एल्युमिनियम सल्फेट बनेगा, है कि नहीं। चलिए तो एल्यूमिनियम है ना, ये एल्युमिनियम लिखा है, एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट बन जाएगा। एक ये बनेगा, दूसरा क्या होगा, तो फिर दूसरा वही हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। तो यहां पर लिख लेते हैं प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, क्योंकि जब भी किसी धातु की क्रिया अम्ल के साथ होगी तो वहां पर क्या होगा, वहां पर आपका उसका सॉल्ट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है वो, है कि नहीं। चलिए सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, H2SO4 है, ये ले लिया। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम Al होता है, ये ले लिया। अब यहां पर देखिए उसके बाद एल्युमिनियम से रिएक्शन हो जाएगी, एल्युमिनियम सल्फेट का फार्मूला क्या है, Al2SO4 का होल थ्राइस। चलिए तो यहां पर लिख लेते हैं Al2SO4 का होल थ्राइस, ये एल्युमिनियम सल्फेट का फार्मूला है, ध्यान कर लीजिएगा, है ना, Al2SO4 का होल थ्राइस, ये बन जाएगा। उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, उसके बाद आपकी हाइड्रोजन गैस यानी H2, तो ये बन जाएगा Al2SO4 का होल थ्राइस। ये बैलेंसी को बराबर करने के लिए लिया गया है ना। एल्युमिनियम पर 3 प्लस का चार्ज लगता है और SO4 पर क्या है, डबल माइनस ही लगता है कि नहीं। तो बराबर करने के लिए यहाँ पर लिया गया Al2SO4 का होल थ्राइस और हाइड्रोजन गैस। अब देखिए यहाँ पर अगर बराबर नहीं हो तो बराबर कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए एल्युमिनियम कितना है, 2 है, तो यहाँ पर एल्युमिनियम क्या कर देते, 2 लगा देंगे, संतुलित भी करना है ना, तो 2 लगा दिया। SO4 कितना है, 3 है, तो 3 के लिए हमें यहाँ 3 लगाना ही पड़ेगा। तो SO4 कितना हो गया, 3, हाइड्रोजन कितना होगा, 3 2 जा 6, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 3 लगाना पड़ेगा, 3 2 जा 6 हो गया, है कि नहीं। तो ये आपकी समीकरण नंबर 3 थी, जो शब्द समीकरण है, और उसके बैलेंस वाली समीकरण नीचे लिखी हुई है। ठीक, नंबर 4 देखिए क्या है कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लोहे के रेतन के साथ अभिक्रिया करता है ना, कि जो आपका तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो लोहे के रेतन के साथ अभिक्रिया करता है, यानी आयरन के साथ है, तो वही। चलिए नंबर जो 4 है आपका, वो कहता है कि है कौन आपका, तो ये है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl है ना, HCl, यानी हिंदी में लिखते हैं इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। और क्या है, तो और यहां पर जो आपका लिया गया वो है आयरन, यानी लोहा, है Fe, है ना, या लोहे को आयरन लिख लेते हैं, फेरस लिख लीजिए, फेरस लिख लीजिए, या आयरन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया और ये फेरस हो गया, तो बनेगा क्या, तो बनेगा आपका फेरस क्लोराइड, है ना। चलिए लिख लेते हैं यहां पर, तो ये हो जाएगा फेरस निकल जाएगी, यानी यहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस। ठीक, तो ये फेरस क्लोराइड हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस इसके अंदर से निकलेगी। तो यहां पर देखिए अब ये तो हो गए समीकरण, शब्द समीकरण। अब इसको बैलेंस करने के लिए इसका रासायनिक समीकरण लिखना पड़ेगा। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, HCl, और आयरन क्या होता है, Fe, फेरस क्लोराइड क्या होता है, FeCl2, है ना, और हाइड्रोजन गैस H2। देखिए क्लोरीन कितना है, 2 है, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा, है कि नहीं। और यहां पर देखिए ये कितना हो गया, 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन। तो क्या है कि क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने आपको करके बता दिया कि ये आपका आयरन क्लोराइड हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन गैस, और ये 2 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये आपका आयरन। देखिए आयरन क्लोराइड भी लिख सकते हैं इसको, और इसको फेरस क्लोराइड भी कह सकते हैं। देखिए एक बात ध्यान ये रखिएगा कि जब क्या होता है कि FeCl2 यानी आयरन की संयोजकता 2 होती है, तो उसे कहते हैं फेरस,
है कि नहीं। और जब आयरन की संयोजकता 3 होती है, आपने ये भी सुना होगा FeCl3, FeCl3 ये क्या है, इसका नाम है फेरिक क्लोराइड। ये है फेरिक क्लोराइड और ये है फेरस क्लोराइड, अंतर है दोनों में, ध्यान रखिएगा। जब क्या होगा, FeCl3 होगा। FeCl3 का मतलब है यहां पर जो आयरन की ऑक्सीकरण संख्या होगी या संयोजकता होगी वो कितनी होगी, 3 होगी, है ना। और यहां पर जो इसकी ऑक्सीकरण संख्या है वो कितनी होगी, 2 होगी। तो जब आयरन की संयोजकता 2 होगी तो वो फेरस कहलाएगा, जब आयरन की संयोजकता 3 होगी तो वो फेरिक कहलाएगा। ठीक, तो ये आपका फेरस क्लोराइड यहां पर बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्या हुआ कि क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने आपको आज सॉल्व करवा दिया, एनसीईआरटी क्वेश्चन जो आपकी किताब में दिए गए थे। इसके बाद जो हमारे 5-6 क्वेश्चन रह जाते हैं उनका डिस्कशन मैं आपके अगले वीडियो में करूंगा। इतने क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद थोड़ा सा क्वेश्चन भी जो सॉल्व करवाना है वो बड़े क्वेश्चन है ना, उनका विधिवत सोल्यूशन लेकर के मैं आपसे अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा, है ना। तो चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।